Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at important news not just from Hindu but also from Indian Express। और दो न्यूज़पेपर्स को कवर करने का फायदा ये होता है कि कई बार कोई न्यूज़ इस न्यूज़पेपर में अच्छी आती है और कई बार कवरेज दूसरे में अच्छा होता है। तो आप जब दो न्यूज़पेपर को यहाँ पे कवर कर लेते हो तो अगर आप एक न्यूज़पेपर करते हो या कभी मिस भी हो जाता है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग तो आप यहाँ से अपना जीके प्रिपेयर कर सकते हो। मोर और लेस आपका इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन जो है वो भी यहाँ प्रिपेयर हो रहा है। एंड आज की जो डेट है वो है सितंबर 1 और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मे बी अभी 12th में हैं या मे बी फॉर सम रीजन जिन्होंने न्यूज एनालिसिस प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, सो ये एक बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि अब आप नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए न्यूज एनालिसिस को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा अच्छी बात यहां न्यूज एनालिसिस फॉलो करने का ये है, एक तो 2 न्यूज़पेपर का कवरेज हो रहा है आपका और दूसरा यहां पे हम आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको डिटेल में कवर करते हैं, बाकी को हम जो वन लाइनर फॉर्म है उनको वन लाइनर में ही करेंगे और जो क्लैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एलेट के नहीं है, उनको हम नहीं कवर करते। बहुत बार क्या होता है पूरा न्यूज़पेपर कवर करने के चक्कर में 2-2, 3-3 घंटे के न्यूज एनालिसिस आपके अपलोड होते हैं, तो वो हमें कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रहा है, हमारे पास वैसे ही कम टाइम है। तो मेरी एडवाइस आप सबको ये रहेगी कि नेक्स्ट 2 मंथ सितंबर और अक्टूबर के लिए आप रोज का ये न्यूज एनालिसिस फॉलो करें। मंडे टू सैटरडे आता है और इसी के बाद आपके 20 जीके क्वेश्चन हाफ एन आवर लेटर अपलोड होते हैं। सारे क्लैट प्लस स्टूडेंट्स को आहा स्लाइड्स का जो पर्टिकुलर लिंक है वो प्रोवाइड हो जाता है उनके चैनल्स के ऊपर पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, तो आप वहां पे उन क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और उसके बाद में उसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूज फ्रॉम टुडे। तो पहले हम हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को देख रहे हैं। तो पहली जो न्यूज हम फॉलो करें, इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया, इट्स अ प्राउड थिंग फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया की एक एनजीओ जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए वर्क करती है उसको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 अवार्ड किया गया। अब एक चीज याद रखना कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2025 है वो सिर्फ इस एनजीओ को नहीं मिला है, इसके अलावा इसके 2 रिसिपिएंट्स और हैं, यानी टोटल 3 लोगों को मिला है जो 2 डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपका अगर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे बनाना हो एग्जामिनर तो आई नो रमन मैग्सेसे इंपॉर्टेंट है, तो क्लैट में मैं एक क्वेश्चन शायद बना सकता हूं कि इंडिया से किसको मिला अवार्ड, और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में बना सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ दिस ईयर्स रमन मैग्सेसे। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, एक ऑप्शन बी और सी जो होगा, जो 2 और रिसिपिएंट्स उसका हो जाएगा, और आपसे पूछे नॉट वन ऑफ द रिसिपिएंट्स, सो नीड टू नो इनमें से किसको नहीं मिला है, तो पॉसिबली उस ऑप्शन में डी वुड बी द करेक्ट। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो आपका जो क्लैट है इस टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट करता है। डू नॉट थिंक कि पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा या पैसेज बेस्ड ही आएगा, उसका पैटर्न हर साल चेंज होता है। लुकिंग एट कि लास्ट ईयर कितने ज्यादा फ्लॉज थे पेपर के अंदर में, तो इस बार मे बी कह रहा हूं मैं अभी भी, वो कॉशियस रहेंगे और पेपर को थोड़ा अच्छे से ड्राफ्ट करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज तो यही हो गई है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट नहीं देती, एक फॉरेन गवर्नमेंट देती है, उसमें एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंडियन एनजीओ जो है वो रिसिपिएंट बनी। एंड मोर ओवर जो हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, आज तक इंडिया में 58 टोटल रिसिपिएंट्स हो चुके हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड के, बट ये जो पर्टिकुलर एनजीओ है ये पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड। यानी कि इससे पहले जो 57 रिसिपिएंट थे वो सब इंडियन इंडिविजुअल्स थे, कोई भी यहां पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। तो 2025 में फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, या आपसे ये भी पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव दिस पर्टिकुलर अवार्ड, तो भी आंसर आपका यही पर्टिकुलर जो सेफ फॉर एजुकेशन है इसी को ही मिलेगा। ओके, एनजीओ एजुकेट गर्ल्स मींस रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो एजुकेट गर्ल्स इज द नेम, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स करके इसका फुल नेम है। ओके, तो बिफोर वी गो इनटू सेफ फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एजुकेट गर्ल्स करके जाते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उससे पहले हम रमन मैग्सेसे की हिस्ट्री समझ लेते हैं। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस देती है और इसको नेम किया गया है आफ्टर वन ऑफ देयर वेरी पॉपुलर प्रेसिडेंट जिनका नाम था रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे। तो फिलीपींस के ये 7th प्रेसिडेंट थे एंड ही वाज वेरी फेमस बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग फॉर गवर्नेंस एंड अ
लॉट ऑफ थिंग फॉर पब्लिक सर्विस। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स करे थे, तो उन्हीं की पर्टिकुलर याद में या उन्हीं को ही कमेमोरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर अवार्ड आपका फिलीपींस गवर्नमेंट अवार्ड करती है। और ये करीब करीब 1957 में जब इनकी डेथ हुई थी, 57 में ही डाइड, उसी साल में ये पर्टिकुलर अवार्ड एस्टैब्लिश कर दिया गया था और इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को करती है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि इस पर्टिकुलर अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो जैसे नोबेल प्राइज आपके जो बेस्ट इन्वेंशंस होते हैं, पीस में भी मिलता है, लिटरेचर होता है, बेस्ट आपका लिटरेचर जो होता है उनको मिलता है, सिमिलरली एशिया के जो पर्टिकुलर लोग होते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर रमन मैग्सेसे अवार्ड है, यानी कि ये पर्टिकुलर अवार्ड सिर्फ एशियन टेरिटरी पर ही लिमिटेड है। ओके, और इस बार का जो पर्टिकुलर रमन मैग्सेसे अवार्डी है उसको क्या क्या मिलता है, तो उनको एक मेडेलियन मिलता है जिसपे रमन मैग्सेसे का फोटो होता है, ठीक है, एक साइटेशन होती है जिसके अंदर में व्हाई दिस हैज बीन अवॉर्डेड वो सब लिखा होता है, और एक कैश प्राइज होता है। तो ये तीन चीजें एक पर्टिकुलर अवार्डी को मिलती हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर अवार्ड जो है किस किस कैटेगरी में मिलता है, ठीक है। और देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये चीज जो होती है आपको याद नहीं करनी होती है। वो आपसे नहीं पूछेंगे कि इन विच ऑफ दिस अवार्ड इज नॉट अवॉर्डेड, तो आप फालतू में इसमें टाइम वेस्ट करो इनको याद करने में, इसको सिर्फ समझ लो। बेसिकली आप देखोगे तो हर किसी फील्ड में मिल रहा है आपको, गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमर्जेंट लीडरशिप। तो ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरीज थी एंड विद टाइम यहां पे कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट करे गए। तो इवन साइंस में जिन्होंने कोई रेवोल्यूशन कराओ, जैसे इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि एमएस स्वामीनाथन जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बताए गए हैं, उनको भी अवार्ड दिया जा चुका है एंड वो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता, डायरेक्टली कहीं फॉल नहीं करता, इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि बिकॉज उन्होंने फूड सिक्योरिटी पे वर्क किया है तो उन्होंने पीस के लिए वर्क करा है, बट अदरवाइज वो डायरेक्टली फॉल नहीं करता है। तो अब जो इसका पर्टिकुलर स्कोप है उसको पूरा वाइड कर दिया गया और बहुत सारी पर्टिकुलर कैटेगरीज में ये अवार्ड होता है। ओके, यहां पे कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल कि आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल कितने रिसिपिएंट्स हुए हैं, तो टोटल इंडिविजुअल प्लस वन ऑर्गेनाइजेशन मिला के 58 है, अदरवाइज कहा जाए तो 57 इंडियन इंडिविजुअल्स एंड वन ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड। ओके, एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई इस अवार्ड को जीतने वाले फर्स्ट अवार्डी कौन थे इंडिया से, तो वो थे विनोबा भावे। तो 57 में ये पर्टिकुलर अवार्ड स्टैब्लिश होता है और नेक्स्ट ईयर ही विनोबा भावे बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपिएंट, फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट एंड आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट रिसिपिएंट्स इन द वर्ल्ड ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड। ओके, और रीसेंट रिसिपिएंट्स कौन है इस पर्टिकुलर अवार्ड के, तो पिछले साल का देखा जाए तो पिछले साल भी लास्ट टू लास्ट ईयर में आपके रवि कानन को मिला था। उससे 3 साल पहले रवीश कुमार जो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, पहले एनडीटीवी के साथ कनेक्टेड थे, उनको मिला था जर्नलिज्म के अंदर में, और रवि कानन आपके मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको मिला था। और इस साल किसको मिला है, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स 2025। ओके, एजुकेट गर्ल्स या फाउंडेशन फॉर एजुकेट गर्ल्स इज द नेम, ये उसका पर्पस बताया हुआ है। तो ये कुछ रीसेंट रिसिपिएंट्स हैं। अब आपको यहां पे ये समझना पड़ेगा कि इट वाज वेरी इजी फॉर मी कि मैं आपको 58 रिसिपिएंट्स की लिस्ट दे दूं, यहां पे सिर्फ मुझे लिखने की जरूरत थी। पर आप ये चीज सोच के देखिए कि अगर 58 नाम किसी पर्टिकुलर अवार्ड्स के हैं तो क्या वो पर्टिकुलर नाम या वो पर्टिकुलर लोगों को कि किस ईयर में किसको मिला था ये आपसे पूछाएगा। आई बिलीव दिस वुड बी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक इट वुड बी, आई वुड से इट वुड बी वेरी इलॉजिकल अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इन एनी केस माय एडवाइस वुड बी कि यहां आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिंपली समझाऊं तो क्या पाने के लिए क्या खोना पड़ रहा है, तो यहां अगर इन क्वेश्चन से एक मार्क्स पाने के लिए आप अपना बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो तो कुछ भी टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चीजें याद करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ जिनको पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आता है वो इसको ज्यादा ही एग्जैजरेट करके कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं करना है, हमें कुछ तो पढ़ना ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीसेंट रिसिपिएंट याद कर लेते हैं। तो ये एक बेयर मिनिमम है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस बार का कौन हो गया और प्रीवियस रिसिपिएंट्स कौन है, फर्स्ट अवार्डी कौन है, ठीक है। और अदरवाइज अगर मुझे गेस करना होगा जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स रहे हैं उन सबको कहीं ना कहीं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी किया उन सबको मिला। जैसे मैंने एमएस स्वामीनाथन का एग्जांपल दिया, एक और नाम जो मुझे याद आ रहा है वो मदर टेरेसा का है जिनको भी ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला हुआ है। तो आप ये बेसिक इंडिया और रमन मैग्सेसे अवार्ड में कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एनजीओ है
इसको ये पर्टिकुलर अवार्ड क्यों मिला है और इससे रिलेटेड पर्सनल कौन है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो एजुकेट गर्ल फाउंडेशन फॉर एजुकेट गर्ल्स को यहां पे मिला है। ये पर्टिकुलर फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, फाउंडेड इन 2007 बाय होम, बाय सफीना हुसैन। तो 2007 के अंदर में सफीना हुसैन ने इस पर्टिकुलर एनजीओ को इनिशिएट करा था और इसको इनिशिएट किया गया था फ्रॉम पाली, राजस्थान। तो पाली विच इज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, वहां से ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो 2007 में इनिशिएट हुआ था। वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में जो गर्ल्स आपकी पार्टिसिपेट कर रही थी, जो इस एनजीओ के थ्रू एजुकेशन गेन कर रही थी, वहां पे 90% रिटेंशन रेट था। अब ये रिटेंशन रेट का मतलब ये है कि लेट्स से अगर किसी ने एडमिशन लिया है लेट्स से फर्स्ट क्लास के अंदर में, तो पॉसिबली बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी जो सेकंड क्लास में एडमिशन नहीं लेंगी। ऐसे जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हो, जब बेसिक हो जाती है, तो गांव के अंदर में, रूरल एरियाज में आज भी ये कल्चर है कि बेसिक एजुकेशन के बाद, एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद दे बेसिकली आस्क दोस गर्ल्स स्टूडेंट्स टू लीव द स्कूल। बट यहाँ पे 90% रिटेंशन रेट है, यानी 100 में से 90 गर्ल्स वो स्कूल में अपना पूरी एजुकेशन को कंटिन्यू करती हैं, विच इज अ बिग पर्टिकुलर टास्क इन इंडिया, और ये यहाँ पे सक्सेसफुल इसने अचीव करा है। तो शुरुआत इसकी सफीना हुसैन ने 2007 में करी थी पाली, राजस्थान के अंदर में, बट आज ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो चुका है। ओके, तो जो फर्स्ट न्यूज है वो रमन मैग्सेसे अवार्ड की, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसके ऊपर पे एलेट के अंदर में पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर पे क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, स्पेसिफिकली बिकॉज कि इस बार एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को फर्स्ट टाइम ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है। ओके, अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन, प्राइम मिनिस्टर। तो लास्ट ईयर का पेपर देखते हैं, तो लास्ट ईयर आपका ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था। उससे पहले का पेपर देखते हैं, तो उससे पहले G20 का ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आया था, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई चांस है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पे आपका क्वेश्चन क्लैट के अंदर में आ जाए। ऑब्वियसली एलेट में भी ये प्रोसेस रिपीट होता है, और इस बार की बिकॉज ब्रिक्स आपकी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पहले आ चुकी है, G20 पहले आ चुका है, और इस साल जो एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत न्यूज में है वो है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो SCO इस बार की जो समिट है, जो अभी कंटिन्यू चल ही रही है आपके चाइना के अंदर में, टिएनजिन के अंदर में, इसकी पर्टिकुलर हिस्ट्री, इंडिया कब मेंबर बना था, इसके मेंबर्स कौन है, इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज कौन है, और जो कुछ भी इसकी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, इनके इनिशिएटिव, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट दिस ईयर फॉर यू। तो उसको भी हम कभी स्पेशल सेशन में भी कवर करेंगे, बट इन एनी केस क्लैट पर आपके स्टूडेंट्स के जो हैंडआउट्स है, उनके जो जीके मंत्र होती है, वहां पे SCO बहुत डिटेल में पहले से कवर है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में भी उसको हमने कवर कर रखा है। ओके, बट स्टिल आई वुड से कि करंट अफेयर्स में कुछ भी अपडेट आपको मिलता है तो उसको करना है, ठीक है। अब यहां पे जो SCO समिट चल रही है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ SCO समिट आफ्टर 7 इयर्स एक बायलैटरल मीट कर रहे हैं विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग के साथ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की 7 इयर्स लेटर एक पर्टिकुलर समिट हो रही है। हमारा जो लास्ट पर्टिकुलर आपका गलवान वैली क्लैश हुआ था 2020 के अंदर में, उसके बाद जाके ये 7 इयर्स लेटर आपकी कोई समिट या फिर कोई मीटिंग यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे एक सिग्नल दिया जा रहा है टू द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली टू द वेस्ट, टू द US, कि वी आर गोइंग टू वार्म अप आवर रिलेशनशिप विद चाइना। अब यहाँ पे एक अगर आपसे इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो वो ये हो सकता है कि इसका क्वाड पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो वी कैन सी हियर कि पॉसिबली इंडिया जो है वो बैलेंस आउट करना कोशिश करेगा। तो क्वाड जो है, चाइना वैसे ही उसे एंटी चाइना कॉल करता है, तो पॉसिबली बिकॉज US हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, US हमारे पे टैरिफ्स लगा रहा है, टू बेसिकली कॉल आउट दिस पर्टिकुलर बिहेवियर, हम यहाँ पे क्वाड का जो इंपॉर्टेंस है वो कम कर सकते हैं। और क्वाड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2025 की जो समिट होगी दैट इज सपोज टू टेक प्लेस इन इंडिया ओनली। लास्ट ईयर ही हमें पता पड़ जाता है कि इंडिया में होने वाली है, तो वो तो अब तक अनाउंस है, कब होगी, कहां होगी, इसके हमारे पास डिटेल्स नहीं है। तो पॉसिबल है वन ऑफ द पर्टिकुलर साइड इफेक्ट ऑफ दोस ट्रम्प्स टैरिफ्स कैन बी कि हम क्वाड को यहां पे अब थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दें, एटलीस्ट इस साल में या जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, और SCO जो है वो प्रोमिनेंस पे आ जाए बिकॉज वी आर ट्राइंग टू रिपेयर आवर रिलेशंस विद चाइना।
ओके तो यहां पे जो ये इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, आज हम उसको कवर कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर मीट से क्या क्या आउटकम्स आते हैं, जब वो हमारे पास प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे तो हम एक पर्टिकुलर क्लास में उसको कवर करेंगे। बट अभी कोई मतलब नहीं है उसको करने का, बिकॉज अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। ओके बट एट द सेम टाइम इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिया चाइना रिलेशंस हम पहले भी कर चुके हैं, इसी पिछले वीक के अंदर में हमने डिटेल में करा था। हम फिर से इसका सिर्फ इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाला पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ये देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं मैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब हम पर्टिकुलर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप देखते हैं तो मैप में चेंजेस हो चुके हैं। आपका जो जम्मू कश्मीर है वो तो ये वाला रीजन रह चुका है, और ये जो पूरा पार्ट है दिस इज पार्ट ऑफ लद्दाख। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है इसका बॉर्डर चाइना से अब टच नहीं होता है। किसका होता है? लद्दाख से होता है। ओके तो लद्दाख से स्टार्ट करते हुए कुछ स्टेट से मूव करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक हमारा पर्टिकुलर इंडिया चाइना बॉर्डर है। तो कौन कौन सी स्टेट इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इंडिया चाइना बॉर्डर जो है वो किन किन स्टेट्स पे जाता है। ओके ये इंफॉर्मेशन यहां मेंशन नहीं है आपके लिए। ओके आपको दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए कि इसकी बॉर्डर लेंथ क्या है। आपसे सिंपली बॉर्डर लेंथ पूछी जा सकती है और एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। 3488 किलोमीटर हमारी बॉर्डर है। वो बहुत क्लोज ऑप्शन भी पूछ सकते हैं, 3488 बोल सकते हैं, 3498 बोल सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन वो बना सकते हैं। और 3 सेक्टर में इसको डिवाइड करा हुआ है। ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया, एक सेंट्रल सेक्टर हो गया, एक ईस्टर्न सेक्टर हो गया। पूरा वेस्टर्न सेक्टर, पूरा ईस्टर्न सेक्टर करीब करीब हमारा डिस्प्यूटेड है। सेंट्रल सेक्टर के अंदर में देयर आर ओनली 1 और 2 स्पॉट्स जहां पे हमारा डिस्प्यूट है, अदरवाइज वो सेटल्ड है। ओके वेस्टर्न सेक्टर में मेनली अक्साई चीन हो गया, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश हो गया। स्टिल आपकी सारी स्टेट यहां पे नहीं आ रही हैं जिनके साथ आपका बॉर्डर टच हो रहा है। ओके बॉर्डर इश्यू जो थे हमारे, जो सिंस इंडिपेंडेंस एक दूसरे के साथ थे, उससे वी नो दिस, वी हैड दिस पर्टिकुलर वॉर ऑफ 1962 इंडिया चाइना वॉर, जो बेसिकली we can if we can say it, तो इंडिया बेसिकली लॉस्ट दैट पर्टिकुलर वॉर। और ये जो पर्टिकुलर रीजन अक्साई चीन का, ये टोटली उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इवन अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत अंदर तक वो एंटर कर चुका था, बट वो खुद से ही इस पर्टिकुलर रीजन से बाहर हो गया था। ओके और इसके बाद हमारे कई बार मल्टीपल स्टैंड ऑफ्स हुए हैं, जिसमें 2 सबसे रिसेंट है। डोकलाम 2017 जो कहां पे है, किस पर्टिकुलर कंट्री में है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए डोकलाम कहां पे है। और गलवान वैली क्लैश जो एक बड़ा एक पर्टिकुलर हमारा फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन था, जहां पे इंडियन सोल्जर्स एज वेल एज चाइनीज सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। ओके तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट हो जाएंगे। इसके अलावा हमने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसने 1962 के बाद कुछ मेंटेनेंस ऑफ पीस के लेकर कुछ काम किया था, वो था 1993 का एग्रीमेंट। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आपका। इसके बाद हमने 96 में इसको और भी बेटर तरीके से कि हम रेगुलरली किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, तो हमने कुछ CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स यहाँ पे मिलिट्री में डिसाइड करे थे। 2005 के अंदर में हमने एक पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर पे बात करी थी कि अगर हमारा बॉर्डर सेटलमेंट फ्यूचर में होता है तो वो किन पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स पे बेस होना चाहिए। और 2013 में वी हैड अ बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट व्हिच वाज बेसिकली आपकी जो पर्टिकुलर अनसेटल्ड बॉर्डर है, उस पर्टिकुलर अनसेटल्ड बॉर्डर में इंडिया और चाइना दोनों की ही आर्म फोर्सेस पेट्रोलिंग भी नहीं करेंगे। तो जो पर्टिकुलर रीजन हमारा डिस्प्यूटेड है वहां पे नहीं करेंगे। 1962 वॉर के बाद में या 93 एग्रीमेंट में जो हमने करंट LAC डिफाइन करी है, हमारे दोनों आर्म फोर्सेस के पेट्रोलिंग राइट्स वहीं तक होंगे। और इंडिया ये कहता है कि डोकलाम के अंदर में और दूसरा गलवान वैली के टाइम में, दोनों में ही इट वाज चाइना जिसने 2013 के एग्रीमेंट को वायलेट किया था। Okay, तो India never basically violated this particular agreement. It was China. At least this is the picture which we have been shown by the government of India. Possibly China वहां पे उल्टा क्लेम करते होंगे, but we know this कि usually इस टाइप के स्टेप्स कौन लेता है। तो चाइना ने इस एग्रीमेंट को ब्रेक किया और गलवान में जहां पेट्रोलिंग राइट्स नहीं थे वहां पे वो एंटर हुआ। तो यहाँ के जो आर्म फोर्सेस थे, आर्मी के पर्सनल थे, उन्होंने जाके वहां पे बेसिकली उनको रिमूव किया और उस बीच में ही वो जो पर्टिकुलर लड़ाई है उसमें मैनी सोल्जर्स एक्चुअली डाइड। ओके
ओके, और करंटली क्या चल रहा है, करंटली है इंडिया चाइना का टाइंजिन मीट। तो यहां पे समझना यह है कि ये एससीओ के साइडलाइंस में हो रही है, मतलब ये एससीओ का पार्ट नहीं है, बिकॉज एससीओ के मीट के लिए भी प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे। वी वर आल्सो लुकिंग टू नॉर्मलाइज आवर रिलेशनशिप, तो वी हैड आवर साइड मीटिंग विद इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा टुडे अगर आज का न्यूज़पेपर आप देखोगे तो वी हैड अ मीटिंग विद पुतिन आल्सो, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज करंटली मीटिंग पुतिन आल्सो। ओके, तो यहां पे सक्सेसफुल डिसएंगेजमेंट हमने कर लिया है यहां पे, और हम अब पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। कमिटमेंट टू अ फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाउंड्री रेजोल्यूशन, तो दोनों ने कमिटमेंट करा है एंड वी नो इंटरनेशनल लॉ में कमिटमेंट की कितनी वैल्यू होती है, बट स्टिल यहां पे हमने कुछ प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गवर्नमेंट टू ऑफर इमीडिएट लिक्विडिटी कंप्लायंस रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स हिट बाय टैरिफ्स। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पैसेज है या ये पर्टिकुलर जो न्यूज है, ये आपके लिए जीके में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए और इंग्लिश रीजनिंग के भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहां पे अगर आप इन पॉइंट्स को समझ लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो वी नो दिस कि यूएस ने इंडिया के ऊपर पे 50% प्लस टैरिफ्स लगा दिए हैं, और जो वर्ल्ड में उसका हाईएस्ट टैरिफ रेट है वो इंडिया के ऊपर पे इंपोज किया गया है। तो इस पर्टिकुलर चीज को काउंटर करने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को थोड़ा रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर रिलीफ मेजर्स अनाउंस करे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो शॉर्ट टर्म के लिए जो इमीडिएट रिलीफ मेजर्स हैं वो ये हैं, लिक्विडिटी सपोर्ट दिया जाएगा तो वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस ना हो। अब देखिए यहां पे सिर्फ याद करने का हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, हमें समझना होगा। अगर हम समझ लेते हैं तो वो अपने आप चीजें याद हो जाती है, हमें रटने नहीं पड़ती। लिक्विडिटी सपोर्ट का मतलब है कि अगर किसी के पास पैसे की कमी है, कैश क्रंच है, तो उसको लिक्विडिटी पैसा मिल जाएगा टू ईज वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वर्क करने के लिए आपको क्या पैसा चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल होता है कि आपका जो डे टू डे ऑपरेशन है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको करने के लिए। सेकेंड है कंप्लायंस रिलीफ फॉर एक्सपोर्टर्स टू मेंटेन ऑर्डर लेवल्स एंड एम्प्लॉयमेंट। कंप्लायंस रिलीफ इज बेसिकली कि गवर्नमेंट जब पर्टिकुलरली कोई आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसको बहुत सारे आपको कंप्लायंस फुलफिल करने होते हैं, कुछ फॉर्म्स फिल करने होते हैं, कुछ सिक्योरिटी चेक्स करने होते हैं, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा सो दैट आप इजीली इस पर्टिकुलर कॉस्ट को सेव कर सको और उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल मेंटेन कर सको। यहां पैसा बचा के दे रही गवर्नमेंट, आप उसमें किसी की जॉब मत लो इस वजह से। थर्ड इज मेजर्स टू प्रिवेंट इंसॉल्वेंसी एंड प्रोटेक्ट जॉब्स इन वल्नरेबल सेक्टर। तो अगर कोई इंसॉल्वेंट, दिवालिया, बैंकरप्ट हो सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ मेजर्स अनाउंस करे गए, वो थोड़े टेक्निकल हैं। तो सिर्फ ये समझना कि यस, इंसॉल्वेंसी को प्रिवेंट करने के लिए भी हम स्टेप्स ले रहे हैं और जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं। ओके, इसके अलावा एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, हमें हमारा एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। तो उसके लिए कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है, जो अनाउंस पहले हो गए थे बट अब उन पे और फोकस किया जाएगा। जैसे एक है निर्यात प्रोत्साहन, मतलब कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इसके लिए ट्रेड फाइनेंस एक्सेस थ्रू इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई लोन लिया है, उसके ऊपर पे आपका 6% इंटरेस्ट था, तो आपको 2% का सबवेंशन मिल जाएगा। अगर आपने टाइमली पेमेंट्स करे हैं तो 6 की जगह 4% आपको देना है। और दूसरा है कोलेटरल सपोर्ट फॉर एक्सपोर्टर्स। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर एक्सपोर्ट करते हैं तो सामने वाली पार्टी उस पे इंश्योरेंस करवाने की आपको बोलती है, आपको ही इंश्योरेंस कराना है। तो यहां पे इंश्योरेंस के लिए बहुत बार आपको कोलेटरल यहां पे कोई प्रेजेंट करना होता है। तो यहां पे कोलेटरल का जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट बैंक्स प्रोबेबली नहीं लेंगे, और कोई जो बाकी के इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको कोलेटरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो इन केस बिकॉज ऑफ सम डिजास्टर अगर कुछ लॉस होता है, सो इट्स गोइंग टू बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसको कवर करेगा। नेक्स्ट है निर्यात दिशा, मतलब कुछ डायरेक्शन देने के लिए एक्सपोर्ट में। सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट कंप्लायंस, जहां पर भी सामने वाली कंट्री के कंप्लायंस है उनको तो हम खत्म कर नहीं सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और ब्रांडिंग और पैकेजिंग में भी असिस्टेंस देगी सो दैट आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन है वो हो सके और आपके प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्राइसेस पे हो सके। और जो प्रीमियम मार्केट्स है लाइक यूरोपियन मार्केट, यूएस का जो पर्टिकुलर मार्केट है उसको रिप्लेस कर सके। यूएस के मार्केट को रिप्लेस करेंगे हम मोर प्रीमियम मार्केट से, जैसे कि यूरोप है, तो उसके लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। मीडियम और लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है हमारे? लेवरेज एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब देखिए यूएस के साथ तो हमारा एफटीए भी नहीं है और इतना हाई टैरिफ होगा, ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट्स बाकी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स से अनकंपिटिटिव वहां हो चुके हैं। तो इसलिए हमारा जिन कंट्री के साथ एफटीए है उनको हमें लेवरेज करना चाहिए, हमें उन मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए। सेकेंड इज हमें एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन को पुश करना चाहिए सो दैट हम सिर्फ एक कंट्री पे नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आपका जो पर्टिकुलर यूएस है
ये इंडिया का श्रिम्प जो पर्टिकुलर आपका सी फूड होता है उसका 80 से 90% एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था। तो अब आप समझिए कि अगर वहां पे फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन से अगर वो एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो हमारी श्रिम्प इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट्स बेटर कि हम शुरू से ही एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करें। जस्ट बिकॉज यूएस इज अ मार्केट, वी शुड नॉट लिमिट कि बिकॉज सारे श्रिम्प वहीं जा रहे हैं तो हमें सेकेंड मार्केट एक्सप्लोर करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है। हमें एक्टिवली हमारे एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जिसका एक बेनिफिट ये भी होगा कि हम आगे जाके उसकी बेटर प्राइस ले पाएंगे। थर्ड इज हम डिजिटल ट्रेड इंफ्रा डेवलप करेंगे थ्रू भारत ट्रेड नेट। तो ये न्यूज है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत जगह मिस हो जाएगा लोगों का, तो इसको आप अलग से वन लाइनर भी कर लीजिए। इंडिया ने एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रा भारत ट्रेड नेट अनाउंस किया है, पॉसिबली बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। व्हाट इज भारत ट्रेड नेट? इट इज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रा फॉर इंटरनेशनल ट्रेड has been proposed to be set up as a unified platform for trade documentation and financial solution। तो ऐसे समझिए कि एक बेसिकली एक वेबसाइट बनाई जा रही है जिसका नाम होगा भारत ट्रेड नेट या नेटवर्क, जहां पे जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो भी आपको फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हो सकती है, लोन्स की, डॉक्यूमेंटेशन की, कोलेटरल की, एवरीथिंग वुड बी ऑन अ सिंगल वेबसाइट। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको भारत ट्रेड नेट के थ्रू प्रोवाइड करा जाएगा। देखिए मैंने आपको ये डेफिनेशन इसलिए समझाई है, फिर से आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये रटना ना पड़े कि भारत ट्रेड नेट क्या है। आप समझ लीजिए भारत ट्रेड नेटवर्क क्या है, बेसिकली जो भी हमारा एक्सपोर्ट का पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस हैं, वो यहां पे आपको मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे। नेक्स्ट है हमारा मिनी क्लाउडवर्क्स आर ऑन द राइज सेज आईएमडी चीफ। तो यहां पे आपकी जो आईएमडी के हेड हैं, अब आप मुझे बताइए कि आईएमडी जो है ये हेडक्वार्टर्ड कहां पे है, इसका ईयर फॉर्मेशन क्या है और इसके करंट चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम न्यूज को भी कवर कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर में क्लाउड बर्स्ट तो इंक्रीज नहीं हुए, बट मिनी क्लाउड बर्स्ट जो है वो इंक्रीज हो गए, जिसको हिंदी में हम बादल फटना कहते हैं। तो एक चीज जो बहुत मिसकंसेप्शन है, बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत लोगों को नहीं पता होता, आप घर में भी पूछ सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, बादल फटना क्या होता है। तो सबको ये लगता है कि एक्चुअल में कोई बादल है जिसमें पानी कैरी करा जाए बलून की तरह, और उसमें किसी ने पंक्चर कर दिया और सारा पानी एक साथ वहीं पर ही एक साथ ही पूरा पानी बारिश के फॉर्म में एकदम झरने की तरह बह गया। बट ऐसा नहीं होता है। क्लाउड बर्स्ट और मिनी क्लाउड बर्स्ट जो दो टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, ये पर्टिकुलरली एक पैटर्न ऑफ रेनफॉल है। ओके, इट्स अ पैटर्न ऑफ रेनफॉल एंड एज अ नेम सजेस्ट कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, मतलब इसको इतना बड़ा नाम दिया गया है, तो पॉसिबली रेनफॉल बहुत हैवी होगी, एंड दैट इज आल्सो ट्रू। तो यहां पे अगर मुझे क्लाउड बर्स्ट को डिफाइन करना है तो इट इज बेसिकली a particular rainfall of 10 centimeter or more in less than 1 hour over an area of 20-30 square kilometer। अगर 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर यानी एक बड़ी सिटी का पर्टिकुलर एरिया है या एक बड़ा माउंटेनियस रीजन है, वहां पे 1 घंटे के अंदर में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो उसी फिनोमिना को या उसी रेनफॉल को, टॉरेंशियल रेनफॉल को हम क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। बिकॉज इतने कम टाइम में इतनी बारिश हो रही है, सो इट जस्ट लाइक कि शायद बादल ही फट गया, इतनी बारिश हो गई है। ओके, अब क्लाउड बर्स्ट जो होता है वो अपने आप में इतना डिजास्टर्स नहीं होता है। ये बेसिकली डिजास्टर बन जाता है जब वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके रूट में आ जाए। जैसे आई एम श्योर यू मस्ट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ केदारनाथ फ्लड्स। आपके जो केदारनाथ क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिससे केदारनाथ में फ्लडिंग हुई थी 2013 में, वो प्राइमरली वॉज बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्ट, बट उसके बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंडरी रीजन भी था, और उसका बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं वहां पे बहुत जगहों पे ग्लेशियल लेक्स बन जाती हैं। तो आइस का उसका पर्टिकुलर बॉर्डर होता है और उसके अंदर में बहुत सारा वाटर होता है, और जब इस टाइप का कोई हैवी रेनफॉल होता है तो मैनी टाइम्स वो जो पर्टिकुलर ग्लेशियल लेक होती है वो बर्स्ट हो जाती है, आउटबर्स्ट हो जाती है, इसको ग्लॉप भी कहा जाता है। ओके, तो 2013 में केदारनाथ में हैवी रेनफॉल तो थी, बट वो पर्टिकुलर फ्लड जिससे इतने सारे लोगों की डेथ हुई थी, पूरा केदारनाथ आपका खत्म हो गया था, उसका रीजन था कि वहां पे एक ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट भी हो गया था। तो ये पर्टिकुलर रीजन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमिना जो होता है वो माउंटेनियस रीजन में होता है, बिकॉज क्लाउड बर्स्ट का एक मेजर रीजन होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, कि जब क्लाउड जा रहे हैं और उनके सामने कोई पर्टिकुलर लेट से माउंटेन आ जाता है, तो वो क्लाउड जो होते हैं वो और ऊपर जाते हैं और उसमें वाटर कंटेंट बढ़ता जाता है, और वाटर कंटेंट
भरने के बाद वो एकदम से बारिश होती है, इसलिए यू वुड सी कि अगर यहाँ पे कोई फिजिकल बैरियर आ जाता है लाइक अ माउंटेन, वहां पे क्लाउड बर्स्ट के फिनोमेना ज्यादा होते हैं। तो एक हमने बातों बातों में एक और कंसेप्ट समझ लिया कि व्हाई वी हैव मोर क्लाउड बर्स्ट इन माउंटेनियस रीजन, इट इज बिकॉज वो बेस्ड है ओरोग्राफिक रेनफॉल पे जो किसी पर्टिकुलर बैरियर की वजह से होते हैं। ओके, तो क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इसके मेजर रीजन क्या है वो पता होने चाहिए। सच इवेंट्स आर सडन, लोकलाइज्ड एंड कॉजेज फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड इज बेसिकली एकदम से बिल्कुल भी लग नहीं रहा था फ्लड्स आ सकता है और एकदम से फ्लड आ गया। ओके, फोरकास्टिंग नियरली इंपॉसिबल ड्यू टू देयर वेरी लोकलाइज्ड नेचर। तो फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यूजुअली जो फोरकास्ट होते हैं, जैसे मॉनसून फोरकास्टिंग कैसे होती है कि मॉनसून एक प्रॉपर एक पैटर्न में आपके मंथ ऑन मंथ रिपीट होता है, बट ये लोकलाइज्ड होते हैं, इनको फोरकास्ट करना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे एक नया टर्म हम देख रहे हैं विच इज मिनी क्लाउड बर्स्ट। तो यहाँ पे मिनी क्लाउड बर्स्ट, अगर क्लाउड बर्स्ट याद है तो मिनी क्लाउड बर्स्ट करना बहुत सिंपल है बिकॉज वो यूजुअली इसका हाफ होता है। ओके, तो मिनी क्लाउड बर्स्ट इज 5 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद इन एन आवर। तो 10 सेंटीमीटर हो गई एक घंटे में तो क्लाउड बर्स्ट है, उसकी आधी हो गई 5 सेंटीमीटर तो मिनी क्लाउड बर्स्ट है। तो यहाँ पे आईएमडी ने कहा है कि हमारे इंडिया के अंदर में क्लाउड बर्स्ट के जो इवेंट्स है वो राइस में नहीं, ये हमारे हर साल करीब करीब इतने होते हैं। ओनली थिंग इज कि वो हमें ज्यादा डिजास्टर्स इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज एक तो इस साल हद से ज्यादा रेनफॉल हुई है और दूसरा हम हमारा जो इंफ्रा है उसको और डेवलप कर रहे हैं आपके हिली रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में, और हमारे जो हिमालयाज है उनकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक्सीड हो गई है। वहां पे इतने लोग, इतना इंफ्रा वो सपोर्ट ही नहीं कर सकता है, वो फ्रेजाइल माउंटेन्स है, तो वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे, क्लाउड बर्स्ट तो होना ही है वहां पे, तो वहां पे ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा डेथ होगी। तो हमें ये रखना है कि वहां पे इतना बर्डन ना हो, कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड नहीं होनी चाहिए उन माउंटेन्स की। ओके, तो मिनी क्लाउड बर्स्ट क्या हो गया, जहां पे हाफ रेनफॉल हो रही है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंडिया के अंदर में इंक्रीज हो रही है मिनी क्लाउड बर्स्ट की, और ये हम सिर्फ हिमालयाज ही नहीं, हम आपके प्लेन एरियाज के अंदर में भी इसको देख सकते हैं। तो अभी आप चाहे बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, सब जगह पे क्लाउड बर्स्ट या मिनी क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट हो रहे हैं, जिससे फ्लैश फ्लडिंग जो है वो बहुत इंक्रीज हो रही है। एंड पॉसिबली हम आने वाले मंथ्स में देखेंगे सितंबर अक्टूबर में, जब साउथ में तमिलनाडु के अंदर में आपके रेनफॉल स्टार्ट होती है, मॉनसून स्टार्ट होता है, उस टाइम के अंदर में वहां पर भी यू वुड सी फ्लडिंग बिकॉज ऑफ दिस मिनी क्लाउड बर्स्ट। तो ये पर्टिकुलर यहां पे हमें एक मैसेज मिला है। ओके, करंट टाइम की असेसमेंट क्या है तो आपको पता होना चाहिए, नो लॉन्ग टर्म इंक्रीजिंग ट्रेंड इन क्लाउड बर्स्ट अक्रॉस इंडिया बट मिनी क्लाउड बर्स्ट आर ऑन द राइज। रीजंस क्या क्या हैं, तो एक तो रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट सिस्टम होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये वेस्ट से आते हैं, और डिस्टर्बेंसेस इज बेसिकली द नेम ऑफ द विंड। ठीक है, जो विंटर विंड्स होती है उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। कंबाइनिंग विद बे ऑफ बंगाल मानसून, तो यहां से बे ऑफ बंगाल मानसून आ रहा है, वहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की विंड आ रही, रेन कैरिंग विंड्स आ रही है, और उस मर्जिंग की वजह से आपके यहां पे ज्यादा रेनफॉल हो रही है। दिस कॉन्फ्रेंस लेड टू इंटेंस रेनफॉल इन हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा विच इज ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंसेंटिफाइंग लोकल रेनफॉल। तो आपका कितना हैवी रेनफॉल होगा ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है कि उसके अंदर में विंड के अंदर में रेन कैरिंग कैपेसिटी, वाटर कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, और दूसरा है प्रेजेंस ऑफ कंडेंसेशन न्यूक्लियर। कंडेंसेशन न्यूक्लियर की वो डस्ट पार्टिकल्स जिसके चारों तरफ बूंद बनती है, और पहला होता है कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है वाटर की। तो यहां पे जितना वार्म एनवायरमेंट होता है उतनी ही आपके विंड की या एटमॉस्फेयर की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी क्लाउड में जो वाटर स्टोरेज है वो इंक्रीज होता रहता है। तो जितना ग्लोबल वार्मिंग होगा उतना ही इंटेंस रेनफॉल हमारा इंक्रीज होता जाएगा। दो एग्जांपल्स मैंने आपके लिए हैं जो मेजर क्लाउड बर्स्ट काउंट किए जाते हैं, एक लेह लद्दाख है और दूसरा केदारनाथ के फ्लड्स हो जाएंगे आपके। तो ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहां पे बहुत हैवी लॉसेस हुए थे। इस साल भी कई क्लाउड बर्स्ट हुए, और द रीजन इज कि पॉसिबली हम देखेंगे कि अगर टोटल डेटा उठाएंगे हम आने वाले टाइम में, तो हर साल इससे जो पर्सन की डेथ हो रही है उनका नंबर इंक्रीज ही होगा, बट बिकॉज वो एक साथ कंसंट्रेट फॉर्म में नहीं हो रहा होगा, तो मे बी हम उसे इस तरीके से डिजास्टर की तरह ट्रीट ना करें जैसे हमने केदारनाथ फ्लड्स को करा है। बट इन एनी केस अगर हम सेल्डम एग्जांपल्स को भी सारा ऐड करेंगे तो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली डाइंग बिकॉज ऑफ फ्लैश फ्लड्स इन इंडिया। ओके, तो ये आपका न्यूज हो जाएगा एक और इंपॉर्टेंट। इसको क्लाउड बर्स्ट को, मिनी क्लाउड बर्स्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका क्या असेसमेंट है, इसका क्या पर्टिकुलर इंप्लीकेशन है, एग्जांपल्स कौन से क्लाउड बर्स्ट के, ये भी आपको पता होने चाहिए।
नेक्स्ट पे आते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज फेडरल डिजाइन। तो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है विच इज रिगार्डिंग कि यहाँ पे आपका एक प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग रिस्टोरिंग ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आई एम श्योर अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं या आप एटलीस्ट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं तो भी पता होगा कि 2019 के अंदर में हमने जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका जो पर्टिकुलर स्टेटस है उसको चेंज कर दिया था फ्रॉम स्टेट टू अ यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट से उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और यहाँ पे नाउ द पॉलिटिकल पार्टीज आर डिमांडिंग कि वो जो पर्टिकुलर यूटी का स्टेटस है जम्मू कश्मीर का उसको वापस स्टेटहुड में कन्वर्ट करा जाए। ओके, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर फेडरलिज्म का डिबेट है वो वापस से आपका न्यूज में आ गया है। तो फेडरलिज्म आपके लीगल रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके जीके का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के अंदर में इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो हम यहां पे दोनों के एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं। ओके, तो यहां पे फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है वो समझते हैं। पहले हो सकता है कुछ को फेडरलिज्म नहीं पता हो। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जो कंट्री है जिसमें फेडरल आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर में दो पर्टिकुलर गवर्नेंस पॉइंट होंगे, एक सेंटर होगा और एक स्टेट्स होगा। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये स्टेट्स हैं ये सेंटर ने क्रिएट नहीं करी हैं, ये जो पावर इनको मिल रही है स्टेट्स को या फंक्शंस को मिल रहे हैं वो सेंटर ने नहीं अलॉट करे हैं। दोनों का एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ सिंगल डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन से और दोनों के ही पावर्स और फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया आल्सो। इंडिया के अंदर में कौन कौन सी स्टेट्स होंगी, कौन कौन सी पावर्स उसकी होंगी, वो सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है। शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप रीड करोगे तो उसमें कौन कौन सी स्टेट्स इंडिया में है, कौन कौन सी यूटीज इंडिया में है, वो सब इसी में ही प्रोवाइडेड है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं विच इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत बार बच्चे गलत कर देते हैं। दिल्ली जो है वो स्टेट है, यूटी है या बोथ की कैटेगरी में आएगा, या लेट्स से फोर्थ ऑप्शन भी देता हूं नन ऑफ द अबव, नोटा दे दिया, नन ऑफ द अबव कर दिया। तो आप बताइए दिल्ली स्टेट है, यूटी है, बोथ है स्टेट या यूटी, या नन ऑफ द अबव कुछ और ही है। ओके, तो आप ये मुझे बता सकते हैं। तो फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंटर और स्टेट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती हैं और दोनों के पावर्स और फंक्शंस यहां पे, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो स्टेट जो है वो इंफीरियर नहीं है टू सेंटर। यहां पे जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है, एमपी है, तमिलनाडु, ये सब इक्विवेलेंट टू सेंटर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर इंडिया के अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेडरल स्टेट नहीं है, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, बट डिफरेंस क्या है इंडिया के अंदर में? डिफरेंस ये है कि ऑल्दो वी आर अ फेडरेशन बट वी आर अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से पता पड़ता है। जैसे आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे वहां पे इंडिया दैट इज भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं बोला, इसको बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पे फेडरेशन ऑफ स्टेट भी हो सकता था बट वर्ड यूज किया गया यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह है कि इंडिया जो है वो अनडिवाइडेड है, विच मींस इंडिया के जो स्टेट्स है, अगर ये फेडरल स्टेट होता तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु अपने आप में अपनी कंट्री बना सकता था, तमिलनाडु कंट्री। बट यहां पे बिकॉज ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब जो पर्टिकुलर इसके यूनिट्स हैं वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। और इसका अंडरस्टैंडिंग, इसका एक्सप्लेनेशन बी आर अंबेडकर ने ही हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। और उन्होंने क्या रीजन दिए थे? पहला, इंडिया इज इनडिविजिबल, स्टेट्स कैन नॉट सेसीड। सेकेंड इज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल के लिए इमरजेंसी के सिचुएशंस में, नेशनल इमरजेंसी हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में हमारी जो पर्टिकुलर पावर है वो सारी की सारी कंसंट्रेट कर दी जाती है इनटू द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये सब हमने डेलिबरेटली करा है बिकॉज वी वांट एन अनडिवाइडेड इंडिया। येट फेडरलिज्म एग्जिस्ट थ्रू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल हमारा एक आर्टिकल है 246, एक हमारा शेड्यूल है 7 शेड्यूल, जिसके अंदर में 3 लिस्ट प्रोवाइडेड है आपकी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जीएसटी काउंसिल आल्सो। जीएसटी काउंसिल में जो जीएसटी रेट्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है, वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी आपकी रिप्रेजेंटेड है और सारे स्टेट्स भी रिप्रेजेंट होते हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है? यहाँ पे सेंटर और स्टेट को बहुत इक्वल स्टेटस पे ट्रीट करा गया है। मोर ओवर आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के अंदर में पार्टिसिपेट उसके
अंदर में इंक्लूड करा है। यानी कि फेडरलिज्म जो है ये बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते हो। आप एक फेडरल कंट्री से एक यूनियनिस्ट कंट्री लाइक ब्रिटेन नहीं बना सकते हो। यस, यहां पे आप एक यूनियन रख सकते हो जिसके अंदर में आपकी जो स्टेट्स हैं वो सेपरेट या सिसीड नहीं कर सकती, बट इसके अलावा उनके पास में फुल ऑटोनॉमी होगी अपने स्टेट को कैसे रन करना है। यस, ऑब्वियसली विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। तो ये जो फेडरलिज्म का डिबेट है ये जम्मू एंड कश्मीर के सिचुएशन में भी आता है, बिकॉज अगर इंडिया एक प्रॉपर फेडरल कंट्री है तो फिर यहां पे आप एक पर्टिकुलर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते और यूटी को स्टेट में कैसे कन्वर्ट करोगे। बेसिकली मींस कि अगर कोई स्टेट है तो वो पर्टिकुलर स्टेट अगर यूटी बन जाएगी तो यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर तो बहुत वीक हो चुका है। तो ऑब्वियसली इसके कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और यहां पे पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब ऐसे चेंजेस किए जाते हैं। ओके, तो बिना पार्लियामेंट के परमिशन के आप इस तरह से चेंजेस नहीं कर सकते हो, पार्लियामेंट के पास में ही पावर है। तो 2019 में भी जब जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बनाया गया था और डिवाइड करके लद्दाख अलग कर दिया गया था, तो भी वो पावर गवर्नमेंट के पास नहीं थी, पार्लियामेंट के पास में थी और उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट मेजोरिटीज भी आपको लानी थी। ओके, तो स्टेट्स कैसे बनती है इंडिया में? नई स्टेट है तो एडमिशन के लेट से पाकिस्तान इंडिया से जुड़ जाए। सेकंड है एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, तो एस्टैब्लिशमेंट इज बेसिकली इंटरनेशनल लॉ के अंदर में हमने कोई टेरिटरी एक्वायर करी, जैसे गोवा सिक्किम हो गया। थर्ड है फॉर्म करके, फॉर्मेशन इज बेसिकली कि मैंने रीऑर्गेनाइज करा है। बहुत रिसेंट एग्जांपल है आंध्र प्रदेश को डिवाइड करके मैंने तेलंगाना एक नया पर्टिकुलर स्टेट बना दिया या स्टेट से मैंने यूटी कर दिया। बट रिमेंबर, गवर्नमेंट नहीं कर सकती ये काम, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। तो हमने यहाँ पे पार्लियामेंट जिसके अंदर में हर स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिसमें एक राज्यसभा है जिसके अंदर में डायरेक्टली स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, जब वो दोनों हाउसेज एग्री करते हैं तभी हम इस तरीके से स्टेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख लेते हैं कि यहां पे इसका स्टेट से यूटी कैसे बना और अब यूटी से स्टेटहुड के लिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, क्या यूनियन गवर्नमेंट का इसके अंदर में स्टैंड है। तो 47 के अंदर में ये पहले एक मोनार्की था और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन करा मेजर आपके महाराजा हरि सिंह ने, तब ये पर्टिकुलर आपका इंडिया का स्टेट बन गया। 1950 से 2019 में इसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था अंडर आर्टिकल 370 एंड 35A। हाउएवर 29 में आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूटी बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग यूटी बना दिया गया है। दिसंबर 23 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इसका स्टेटहुड आपको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट। बट इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं दी, स्पेसिफिकली बिकॉज आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि वी आर गोइंग टू रिस्टोर जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड वेरी सून। तो इसलिए उन्होंने कोई टाइमलाइन दी और अब 2025 चल रहा है, 2 साल हो चुके हैं जजमेंट को और अभी तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ है। वन ऑफ द रीजन इज कि रिसेंटली जब से आपका पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, द सिचुएशन इज नॉट एप्ट एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम यहां पे वापस से इसका स्टेटहुड रिस्टोर करें, अदरवाइज ये चीज हो जाता। हाउएवर 24 में यहां पे जम्मू कश्मीर में 90 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसके इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए। हाउएवर अभी भी स्टेटहुड रिस्टोर नहीं करा है। तो जो एमएलए बने गए हैं वो सारे के सारे कौन हैं? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के वो एमएलए हैं, ना कि स्टेटहुड के। तो लेट्स सी यहां पे अब किस तरीके से करा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं गिविंग विंग्स टू इंडियाज यूथ। तो ये एक पर्टिकुलर एडिटोरियल भी हम कवर कर रहे हैं जिसके अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को एक नई पर्टिकुलर आपकी स्कीम अनाउंस करी है फॉर इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर मेकिंग इंडिया आत्मनिर्भर। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के अगेंस्ट में ये पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी गई सो दैट यहाँ पे और बेटर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करा जा सके। तो उसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे मनसुख मंडाविया जो आपके लेबर मिनिस्ट्री के आपके यूनियन हैं, उन्होंने ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा है और इसके अंदर में इंडिया का करंट बैकग्राउंड बताया और जो पर्टिकुलर स्कीम है उसको भी करा है। तो वो स्कीम हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, उसको हम यहां कवर भी करेंगे। तो इन्होंने पहले बताया इंडिया की इकोनॉमिक और लेबर ग्रोथ क्या है। तो 2014 में हम 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे और 25 में हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, विच इज अ नोन फैक्ट नाउ। बट यहां पे समझने की बात यह कि अगर आप 10 से 4th की जो रेस देखते हो उसमें जो गैप था सारी इकोनॉमीज के अंदर में वो ज्यादा वाइड नहीं था। वेरी सून वी वुड बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी
इकोनॉमी ऑल्सो पॉसिबली बाय 2030। बट उसके बाद फर्स्ट और सेकंड पे यूएस और चाइना है, वहां पे रियल फाइट होती है बिकॉज वहां गैप बहुत ज्यादा है। इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, यानी 5 टाइम्स 6 टाइम्स हमारा इकोनॉमिक साइज है। तो वो जब कर पाओगे आप अगर 10 ईयर पीरियड में, दैट वुड बी अ बिग अचीवमेंट। ओके, जॉब क्रिएशन देखा जाए तो 2004 से 14 का जो 10 ईयर का पीरियड था तब 2.9 करोड़ जॉब्स क्रिएट करी हैं। 2014 से 24 में एज पर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वी हैव क्रिएटेड ओवर 17 करोड़ जॉब्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा पर्टिकुलर गेम भी हो सकता है, गेम इन द सेंस कि यहाँ पे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स को भी अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रीट करके इस तरीके से जॉब जो क्रिएशन है उसको ओवर एक्सैजरेट कर सकते हैं। गिग वर्कर जो है, जो जोमेटो के लिए उसके लिए कर रहे हैं, वो सब भी आपके इसमें काउंट करे जा रहे हैं। इन एनी केस 17 करोड़ हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा इन द लास्ट 10 इयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड इज वेरी हाई। एज पर दिस रिपोर्ट 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 35। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी, आपने क्लैट क्लियर करा, तो आप भी इंडियन इकोनॉमी को यहां पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जिससे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। बट चैलेंज क्या है? कन्वर्टिंग दिस पोटेंशियल इनटू एम्प्लॉयबिलिटी, फॉर्मल जॉब्स एंड सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो अगेन आप क्लियर करें, उसके बाद जॉब करें, आप घर नहीं बैठेंगे तो आप हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अदरवाइज आप इसमें इस पोटेंशियल को डिजास्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, और इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च करे? गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो ये नई योजना लॉन्च करी गई है, 24-25 में अनाउंस कर दी गई थी। ऑल्दो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नाम से पहले से, तो ये वापस से उसी स्कीम को रीनेम करा गया, इसका बजट इंक्रीज करा गया है, जिसके अंदर में 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का आपका आउटले, इतना इसका बजट हो जाएगा। टारगेट क्या है इसका कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर में हमें 3.5 करोड़ जॉब्स को क्रिएट करना है। लेट्स सी कैसे करा जाता है, कैसे किया जाएगा, इसके फीचर्स क्या वो बताए हुए हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपकी। पार्ट ए है जो एम्प्लॉइज को करी जाएगी। तो जब भी कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय को यहां पे किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में, किसी सर्विस कंपनी में जॉब मिलती है, तो उसे 15,000 के 2 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया जाएगा फॉर देयर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड है एम्प्लॉयर को बेनिफिट क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई फैक्ट्री है, जब भी वो कोई नया एम्प्लॉय हायर करेगा तो उसको पर न्यू हायर पर मंथ 3,000 रुपीज का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो उसको हर महीने 3,000 दिए जाएंगे, जिससे वो बेसिकली उसका प्रोविडेंट फंड जो होता है, रिटायरमेंट फंड, उसमें इंक्लूड कर सकता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के ऊपर पे जो पीएफ का बर्डन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की है, एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज होंगी, फर्म की साइज जो इंक्रीज होंगी, उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी और बेटर वो कर पाएंगे। और तीसरा है सारे बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होंगे, यानी डायरेक्टली उनके अकाउंट्स में डिपॉजिट किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देख लेते हैं। अब देखिए ये न्यूज जो है ये आपके हिंदू में आज कवर ही नहीं हुई, पॉसिबली कल होगी या अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पे ये एक इंटरनेशनल न्यूज है, रूटर्स में आई थी और इंडियन एक्सप्रेस का उनके साथ में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए उस इंटरनेशनल न्यूज को भी ये लोग कवर करते हैं। न्यूज इज कि इजराइल इज वेइंग इट्स ऑप्शन टू एनेक्स वेस्ट बैंक टू काउंटर मोस्ट टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो हमने अभी लास्ट मंथ ही ये चीज सुनी थी कि अभी ऑस्ट्रेलिया ने, जर्मनी ने, यूके ने, इन सब ने अनाउंस करा है कि सितंबर मंथ के अंदर में, फ्रांस भी, ये सब सितंबर मंथ के अंदर में आपका जो पैलेस्टीन स्टेट है, जिसको अभी वो एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो इजराइल एक पर्टिकुलर प्लान ये कर रहा है कि करंट जो पर्टिकुलर पैलेस्टीन है दैट इज बेसिकली योर टेरिटरी ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा। तो ये मैंने मैप आपके लिए ऐड करा है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर लाइट ब्लू कलर में टेरिटरी है दिस इज योर इजराइल। इसमें जो ये ऑरेंज टेरिटरी है वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, दिस प्लस दिस इज एक्चुअली योर पैलेस्टीन। तो अगर फ्यूचर में 2 स्टेट्स बनाई जाएंगी तो वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप इज गोइंग टू बी योर पैलेस्टीन। यहाँ पे गोलन हाइट्स भी दिया हुआ है जो इजराइल ऑक्यूपाइड है, दिस इज पार्ट ऑफ सीरिया, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पैलेस्टीन। ओके, तो ये चीज समझने की है। तो यहां पे इट इज प्लानिंग कि जो ये वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप इज द वन जहां पे वो बेसिकली प्रॉपर्ली अटैक कर रहा है हमास के अगेंस्ट में। वेस्ट बैंक के अंदर में इतना एक्टिव नहीं है हमास, बट यहां पे अगर वेस्ट बैंक को ये ऑक्यूपाई कर लेगा इजराइल तो पॉसिबली जो ये पर्टिकुलर पैलेस्टीन का रिकॉग्निशन का पॉइंट है ये थोड़ा सा लूज हो जाएगा। ओके, बट यहां पे अभी ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल रहा है कि मैं वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लेता हूं। इसने अनाउंसमेंट, इजराइल ने अनाउंसमेंट 2020 में भी किया था, बट उस टाइम में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए थे, जिससे रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा रहा था विद अरब कंट्रीज, और उस वजह से उसने डिसाइड करा
कि नॉट टू बेसिकली कैरी आउट विद दिस पर्टिकुलर एक्सपेंशन प्लान। ओके, बट शायद अब इसको वापस से प्लान किया जा रहा है सो दैट यहां पे जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने का मूव है ये स्टॉल हो जाए। ओके, अगर एनेक्स करता है तो किसके रीजन को करेगा, तो वेस्ट बैंक को करेगा और जॉर्डन वैली को। तो यहां पे जॉर्डन कंट्री है और ये जो पर्टिकुलर रीजन है आपका जो जेरूसलम के साथ में लगता है वो सब जॉर्डन वैली का रीजन है और ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वहां से अगर वो जॉर्डन वैली एक्वायर कर ली तो फिर इजराइल पे वहां से अटैक करना मुश्किल होगा, तो ये जॉर्डन वैली को भी एक्वायर करने की बात कर रहा है। हाउएवर इसके अगेंस्ट में एक आईसीजे का रूलिंग है विच इज की जो इजराइल का ऑक्यूपेशन है ऑफ वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, गोलन हाइट्स, ऑल ऑफ दिस इज इलीगल और इन सब को उसको फ्री कर देना चाहिए। हाउएवर आपका जो इजराइल है इट वाज नॉट पार्टी टू दिस केस, तो वो इस जजमेंट को नहीं फॉलो कर रहा है। ओके, अब यहां पे इसका कंटेक्स्ट क्या है कि कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज करने की बात करी है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन्होंने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करा है, तो यू वेट एंड वॉच। सितंबर के अंदर में अगर ये कर लेते हैं तो दीज आर गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। इनमें से अगर कोई नहीं करता है तो वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके, कौन कौन सी कंट्री हैं जो रिकॉग्नाइज करती हैं, तो मोर देन 130 कंट्रीज जो हैं यूएन की वो इसको रिकॉग्नाइज करती हैं। पैलेस्टीन अपने आप में एज अ मेंबर तो नहीं रिकॉग्नाइज है, एज एन ऑब्जर्वर कंट्री आपका रिकॉग्नाइज है इन द यूनाइटेड नेशंस। तो आप बताइए किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। कौन कौन से नोटेबल रिकॉग्नाइजर्स हैं, 130 कंट्रीज तो नहीं करेंगे, आपसे एग्जामिनर ये भी नहीं पूछेगा, बट वो पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री जो रिकॉग्नाइज करती है नहीं करती है। तो ये जो कंट्रीज है इंपॉर्टेंट जिनका पूछा जा सकता है वो आपको पता होनी चाहिए। तो रेदर देन इनका रट्टाफिकेशन करो, आप लॉजिक लगाइए, आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कौन सी कंट्री जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करती होगी, कौन सी नहीं करती होगी। तो मेजर पावर जितनी भी है ये इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब रिकॉग्नाइज करती हैं। सारी अरब और अफ्रीकन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ देम रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। ऑन द अदर साइड वी हैव कंट्रीज नॉट रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन, जिसमें की वेस्टर्न पावर जो है वो नहीं करती हैं, जैसे कि यूएस और जर्मनी। तो ये दो कंट्रीज हैं जिन्होंने नहीं करा है। पॉसिबली सितंबर तक अगर कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता और ये रिकॉग्नाइज कर लेती हैं तो इवन जर्मनी माइट रिकॉग्नाइज इट इन फ्यूचर, बट जर्मनी का बिकॉज एंटी सेमेटिक पास्ट रहा है तो इस वजह से शायद वो अभी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा सा पीछे। बट अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा आपके गाजा के अंदर में, वेस्ट बैंक के अंदर में, तो पॉसिबली जर्मनी भी यहां पे रिकॉग्नाइज करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं एक और न्यूज, फॉरेन इन्वेस्टर्स विड्रॉ 35,000 करोड़ इन अगस्त, बिगेस्ट सेल ऑफ इन 6 months। तो यहां पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है उसमें से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला भी जाता है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पहले हमारे पैसे इन्वेस्ट करे हुए थे हमारे मार्केट्स में, 35,000 करोड़ रुपीस उन्होंने एक ही मंथ में से वापस निकाल लिए हैं और ये आज तक का बिगेस्ट सेल ऑफ है आपके पर्टिकुलर मार्केट के अंदर में, और उसके कई रीजंस हैं। तो उस सबको समझने के लिए हम इसका बेसिक समझेंगे और फिर ये जो न्यूज है ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके दो टाइप का होता है, एक होता है एफडीआई, एक होता है एफपीआई। एफडीआई होता है जब डायरेक्ट आप कंपनी में, सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो जिससे रियल में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और दूसरा है एफपीआई जिसके अंदर में आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो। दोनों के दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक और आपको चीज पता होनी चाहिए, अगर एफपीआई किसी कंपनी के शेयर होल्डिंग में, एक सिंगल कंपनी में अगर सामने वाला फॉरेन कंपनी 10% से ज्यादा खरीदता है तो वो एफडीआई ही काउंट होता है। और थर्ड हो जाएगा आपका ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, दिस इज इन्वेस्टमेंट गोइंग आउट ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा या रिलायंस जो है बाहर जाके अपनी स्टील प्लांट या अपना ऑयल पर्टिकुलर रिग या फिर अपना कोई पर्टिकुलर स्टोर, सिंपल सा स्टोर भी ओपन करते हैं, वो सब ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। ओके, तो यहां पे रीसेंट एफपीआई ट्रेंड्स क्या है, टोटल एफपीआई आउटफ्लो इस साल का ये 35,000 ऐड करते हैं तो 25 के अभी तक, सितंबर तक, अगस्त एंड तक 1.3 लाख करोड़ इंडिया से जा चुका है, विच इज अ लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट बाहर जा चुका है। मेन रीजंस क्या है, तो सबसे ऊपर है यूएस का टैरिफ रेट, विच मींस कि इंडियन कंपनीज कम कमाएंगी, इनका मार्केट या इनका एक्सपोर्ट कम होगा तो इनकी अर्निंग्स कम होगी, तो इनमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कम अर्निंग्स मिलेगी, इसलिए उन्होंने पैसा निकाल लिया। दूसरा है एक्सपेंसिव
मैसिव इंडियन इक्विटी वैल्यूएशन कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। इंडियन कंपनी के जो शेयर प्राइस हैं वो बहुत हाई हैं और वो एक्चुअल वैल्यूएशन शो नहीं करते हैं, तो इसलिए यहां से पैसा निकाल के वो किसी कंपनी में जहां चीपर प्राइसेस होंगी वहां करेंगे। और थर्ड इज कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स का रिकॉर्ड आया है वो बहुत वीक आया थर्ड क्वार्टर में, इस वजह से भी आपकी जो कंपनीज हैं वो जा रही हैं करीब 35,000 निकल चुका है, बट एट द सेम टाइम अगस्त मंथ के अंदर में 40,000 आपका इंडिया में आया भी है, विच मींस 5,000 करोड़ नेट इंडिया के अंदर में आया है, विच इज एज कंपेयर टू प्रीवियस इज वेरी लेस। हमारे बहुत ज्यादा पैसा आता था, बहुत कम पैसा जाता था, बट इस बार जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो उल्टी हो चुकी है। व्हाट अबाउट एफडीआई इन इंडिया? इंडिया इज अमंग द टॉप 10 एफडीआई रिसीवर डेस्टिनेशन ग्लोबली। फर्स्ट पे यूएस ही चल रहा है आज भी आपका, और एफडीआई इनफ्लो है करीब करीब देखते हैं तो 71 बिलियन का। ये डेटा याद नहीं करना है, बट क्या याद करना है, इंडिया के सोर्स कंट्रीज कौन सी है टॉप 5 और डेस्टिनेशन कंट्रीज कौन सी हैं टॉप 5। पॉसिबली ये चेंज नहीं होने वाले, ये यही रहने वाले हैं, तो आप इनको याद कर सकते हो। टॉप पे सिंगापुर एफडीआई सोर्स कंट्री भी जहां से पैसा आ रहा है, और डेस्टिनेशन कंट्री भी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस टू बी अ बिग बून फॉर एआई प्लेयर्स इन फाइनेंशियल सर्विस। तो एक आर्टिकल आया था, इसमें यूएलआई बताया हुआ है, तो हम आर्टिकल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यूएलआई क्या है उसको समझ रहे हैं। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, तो इसको आप कंपेयर करिए यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर में हम क्या कर पाते हैं, हम सिंपल क्यूआर कोड को करके या किसी का मोबाइल नंबर हमें पता है तो उस पर हम इजीली उसके ऊपर पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यूएलआई के अंदर में क्या होगा कि जो डेटा है लेंडर का और बोरोवर का, दोनों का डेटा आपका इस यूएलआई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। सो लेट्स से अगर आप कोई बैंक हो, तो अगर कोई आपसे लोन लेने आता है तो उसकी सारी डिटेल्स आपके पास में होंगी, इसके प्रीवियस लोन्स क्या थे, इसका पर्टिकुलर लोन रीपेमेंट का साइकिल कैसा है, क्या ये एक उसकी सारे जो पर्टिकुलर एसेट्स हैं वो वहां पे आपके मेंशन होंगे। तो एक बैंक के पास में बहुत इजी होगा ये डिसाइड करना कि मुझे इसको लैंडिंग देनी या नहीं देनी। एट द सेम टाइम अगर आपको लोन लेना, आप एक बोरोवर हो, तो आप यूएलआई पे जाके एक रिक्वेस्ट सेंड करोगे, और ये रिक्वेस्ट सारे के सारे पर्टिकुलर जो लेंडर्स हैं, जो भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोन देने का काम करते हैं, इंटरेस्टेड है, उनके पास मैसेज चला जाएगा और वो आपका प्रोफाइल चेक करके ये बता देंगे कि आपको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो ये यूएलआई होगा। तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? इट्स बेसिकली अ वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसके ऊपर पे सारी लेंडर्स की और बोरोवर्स की इंफॉर्मेशन होगी। तो आप एज अ बोरोवर चेक कर सकते हो किससे आप लोन लेना चाहते हो, और जो बोरोवर है, जो लेंडर है, उसके पास में आपकी इंफॉर्मेशन होगी। इफ ही इज इंटरेस्टेड तो वो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज बेसिकली यूएलआई। नेक्स्ट पे आते हैं, एक न्यूज आई है, एक पर्टिकुलर स्टडी करी गई, उसके हिसाब से इंडिया को 2030 तक 467 बिलियन डॉलर्स रुपीस चाहिए अगर वो इंडिया के जो 4 सबसे एमिशन हैवी सेक्टर जहां पे सबसे ज्यादा CO2 एमिशन होता है उनको डीकार्बनाइज करना चाहता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टील। स्टील जो होता है वो सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करता है और उसको डीकार्बनाइज करना भी सबसे ज्यादा टफ है। तो उसके लिए अगर हमें वो टेक्नोलॉजीज चाहिए, हमें वो चेंजेस करने हैं, तो इंडिया को 467 बिलियन डॉलर अमाउंट चाहिए होगा टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट। तो ये पर्टिकुलर हमारे पास है और इट्स अ गुड न्यूज, बिकॉज जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो था $1 ट्रिलियन का, कि इन चार को अगर हमें 2030 तक डीकार्बनाइज करना है तो हमें 1 ट्रिलियन चाहिए। बट अब जो अमाउंट है दैट इज हाफ ऑफ इट, 467 बिलियन, विच इज मैनेजेबल एंड अचीवेबल बाय इंडिया। तो ये पर्टिकुलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 सेक्टर हैं ये करीब करीब हाफ ऑफ इंडिया CO2 एमिशंस करते हैं, और यहां पे अगर हमने इसको अचीव कर लिया तो जो हमारे 2030 के तीनों क्लाइमेट टारगेट्स हैं मेन वाले, उन सबको हम अचीव कर लेंगे। अगेन ये तीनों टारगेट्स हमने पंचामृत में भी अनाउंस करे हैं। टारगेट 1 जो अचीव कर चुके हैं कि 50% हमारे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी। सेकेंड भी हमारा ऑलमोस्ट अचीव्ड है कि हम यहाँ पे 2.5 से 3 बिलियन टन का एक पर्टिकुलर कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं, मतलब एफॉरेस्टेशन करेंगे, हम कार्बन टेक्नोलॉजी करेंगे, ये भी 2030 से पहले अचीव हो जाएगा। थर्ड टारगेट है 45% रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल, विच इज बेसिकली कि जितना कार्बन मेरी एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही थी 2005 में उसका 45% कम करेगी। यानी अगर 100 kg 2005 में था तो अब वो सिर्फ और सिर्फ 55 kg रह जाएगा। और इसको अचीव करने के लिए हमें ये डीकार्बनाइज जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर सेक्टर है वो स्टील हो जाएगा आपका। ओके, तो अगर हम ये अचीव कर लेते तो हम इजीली 2030 के टारगेट को भी अचीव कर लेंगे। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टारगेट वाला न्यूज हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की सारी न्यूज हेडलाइंस। इन केस यू फील लाइक कोई न्यूज आइटम और भी इंपॉर्टेंट था तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम नेक्स्ट किसी सेशन में उसको भी कवर कर लेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।